हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्लीट अचीवमेंट एकेडमी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 17 जनवरी 2022 को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो कितना अच्छा है, मैं आपको डेट बताकर सारे क्वेश्चन डिस्कस करा रही हूँ। डेट बताने से क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, इस पर्टिकुलर डेट को जो एग्जाम हुआ था मैं उसके क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, पहले हम 2022 से कंप्लीट कर लेंगे, फिर जनवरी 2023, फरवरी 2023 में जो क्वेश्चन पेपर हुए थे आपके, उनको हम डिस्कस करेंगे। ऐसे करके आपका सारा कंप्लीट करा दूंगा। 15 जून तक है ना, आपका पूरा कंप्लीट करा दूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ओके, एनवायरमेंट कंप्लीट करा दूंगी आपका, और साथ में मैं साइंस भी स्टार्ट करने वाली हूँ। जिन बच्चों का पेपर सेकंड साइंस है वो भी जुड़ सकते हैं और उसकी तैयारी कर सकते हैं। देखो सबसे अच्छी बात, आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा। आपको कोई प्रीवियस ईयर पेपर के लिए कहीं भी दुखी होने की जरूरत नहीं। बच्चे दुखी होते फिरते हैं कि प्रीवियस ईयर कहाँ से ले, कहाँ से करे। आप वीडियो देखिए और फिर बाद में है ना पीडीएफ से रिवाइज करिए। अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं, सुनना पसंद है, आप सुनकर जल्दी याद कर पाते हो, क्योंकि सुनकर है ना हम जल्दी सीख पाते हैं बजाय पढ़ने के। पढ़ते टाइम हमें आलस आता है। तो आप क्या कर लिए, वीडियो को दोबारा है ना स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा अपनी सुविधा के अनुसार। जो बच्चा जिस चीज में कंफर्टेबल हो वो वैसे कर लेना। ओके, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो मैं काफी जल्दी जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप है ना अच्छी तरह अपना रिवाइज कर पाए, टाइम वेस्ट ना हो आपका, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट करनी है, एनवायरमेंट ही तो नहीं है ना। राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वाधिक सर्वप्रिय भोजन है? देखो राजमा चावल और छोले भटूरे सुनते हैं आपके समझ में आ गया होगा कि पंजाब राज्य के लोगों का ये सर्वप्रिय भोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंपी झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? तो भुज आपका कहाँ पर है? भुज आपका गुजरात में स्थित है, जहाँ पर भूकंप आया था 2001 में। नीचे दिए गए किस राज्य के गांव में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर, बांस के खंभों पर जहाँ भी मिलेगा तो आपको याद कर लेना है असम। ओके, बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं। इन घरों की छतें, फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती है। तो ये हो जाएगा आपका असम में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक न्यूमेरिकल है। औसत चाल से आते हैं आपके, न्यूमेरिकल डायरेक्शन से पूछ लेते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है। तो दूरी क्या गिवन है हमें? 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन 16 दिसंबर, कब चली कोई ट्रेन? 16 दिसंबर 2021 को 21:45। 21:45 का मीन होगा 9:45 PM बजे कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 दिसंबर। देखो नेक्स्ट डी आ रही है, 17 दिसंबर 2021 को आ रही है, और किस टाइम पहुंचती है? 5:45 तक पहुंचती है, 5:45 तक। तो चलिए देखते हैं। 5:45, 5:45 AM पर पहुंचेगी ये। 9:45 PM से चलती है और 5:45 AM तक पहुंचती है। तो 9:45 से 5 बजे तक कितने आवर्स हो जाएंगे आपके? 8 आवर्स हो जाएंगे। होगी, क्योंकि दिन अगला ही है नेक्स्ट। तो दूरी हमें हमें क्या निकालना है? औसत चाल। औसत चाल बराबर फॉर्मूला क्या है हमारे पास? दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है हमारे पास? 432, और समय कितना है हमारे पास? 8 आवर्स। तो चलिए इजीली निकाल सकते हैं हम 54 किलोमीटर पर आवर। पर ऑप्शन हमारे सारे क्या है? मीटर प्रति सेकंड में है। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 3 जा 54, 3 5 जा 15, 15 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा के किले के मानचित्र में पैमाना इस प्रकार दिया गया है: 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको हलवा लग रहे होंगे, हम इतने सारे सोल्व कर चुके हैं ना पुराने पेपरों में। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर 110 मीटर दिया हुआ है ना, इसको डायरेक्ट जो नेक्स्ट नंबर आपके क्वेश्चन में दिया उसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 15.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 110 मीटर। मैं डिटेल में भी समझा चुकी हूँ आपको। कई सारे पेपर जो मैं डिस्कस कराया उनमें मैंने स्टार्टिंग में काफी डिटेल में बताया था आपको, वे भी देख लेना आप। और यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे। चलो, क्योंकि मैं काफी टाइम समझा चुकी हूँ, जो बच्चे देख रहे होंगे फिर उनको थोड़ा इरिटेशन हो जाएगा। स्टार्टिंग से सारी क्लास देख रहे हैं, 50 बच्चे तो देख लेते हैं मेरी क्लास, तो मैं उसमें ही बहुत सेटिस्फाई हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं अभी जीरो से शुरुआत की है। सबकी शुरुआत जीरो से ही होती है। अगर आप जज करोगे इस बात पे कि कितने बच्चे क्लास देख रहे हैं, तो ये देखो मेरे साथ नाइंसाफी होगी, बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा। ओके, तो आपसे गुजारिश है तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि व्यू से नहीं बता सकते हम कि क्वालिटी क्या है। वो आप खुद देख कर ही पता लगाइए। मैं नहीं कहती कि मैं कुछ अच्छा करा रही हूँ, वो आप डिसाइड करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो इनकी दोनों के हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा आपका? 1705 मीटर।
पर ऑप्शन है आपके किलोमीटर में। किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, डायरेक्ट 1000 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का सबसे अच्छा मेथड, जितनी जीरो है उतने अंक छोड़कर हम पॉइंट लगा देंगे। तो 3 जीरो है तो 3 अंक काउंट करेंगे, 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1.705 किलोमीटर, 1.705 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1.705 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज्यादातर परिवार बुनकर है। क्या है, ये बुनकर है। और उनके द्वारा बुने गए कपड़े को पोचमपल्ली कहते हैं। जिला किस राज्य का भाग है, देखते ही बताओगे, तेलंगाना का भाग है पोचमपल्ली। नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार के खजूर के वृक्ष दिखाई देते हैं, तो ये है आबू धाबी में आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल गांधीनगर डायरेक्शन से क्वेश्चन आ गया। 3 न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, एक डायरेक्शन है क्वेश्चन, दो न्यूमेरिकल आपके पेपर में। ओके, इनके लिए तैयार है ना। मैप से काफी क्वेश्चन आते हैं, मैप के लिए तैयार है ना। डायरेक्शन के क्वेश्चन सोल्व कर लेना, औसत चाल वाले क्वेश्चन सोल्व कर लेना और मैप कर लेना तैयार। और बाकी मैं करा ही रही हूँ सब कुछ। इनमें से यही क्वेश्चन आपके लैंग्वेज चेंज होकर आने हैं जो मैं करा दूंगी, गारंटी देती हूँ इसकी, विश्वास रखो। भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा हुई। तो चलिए बना लेते हैं। भोपाल गांधीनगर है, देखो यहाँ पर कहीं गांधीनगर होगा, गांधीनगर। गांधीनगर के ठीक पूर्व में क्या है आपका, भोपाल। तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। भोपाल के ठीक साउथ चलेंगे हम, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, बेंगलुरु। ओके, बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा क्या है, किसके सापेक्ष पूछे, इसके सापेक्ष डायरेक्शन पूछे, वहां पर क्या बना लो, प्लस बना लो। तो बेंगलुरु के सापेक्ष पूछे तो यहाँ पर क्या बना लो आप, प्लस बना लो। ओके, तो गांधीनगर की डायरेक्शन कौन सी दिखाई दे रही है आपको, अगर ये नॉर्थ है और ये है वेस्ट, तो ये दिखाई देगी आपको नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ मतलब उत्तर, वेस्ट मतलब पश्चिम, उत्तर पश्चिम आपकी डायरेक्शन। डायरेक्शन ही पूछे ना सिर्फ उत्तर पश्चिम, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीतल, ब्रोंज के बारे में, ब्रास, ब्रास के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ब्रास जो होता है वो कॉपर और जस्ता की मिश्र धातु होती है। और अगर आपसे ब्रोंज का सा पूछते, ब्रोंज पूछते आपसे, तो ब्रोंज होती है कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है, कॉपर प्लस टिन। ब्रोंज में कॉपर और टिन होता है, और इसमें ब्रास में आपका होता है कॉपर और जस्ता, या पीतल में होता है कॉपर और जस्ता। ओके, याद रख लेना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टैपियोका, नारियल और टैपियोका देखते हैं आपको केरल याद आना चाहिए। नारियल और टैपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। टैपियोका का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने, कप्पा बताया था। टैपियोका को कप्पा भी कहते हैं। ओके, तो होगा आपका केरल। नारियल और टैपियोका दोनों देखते केरल याद आना चाहिए। ओके, नारियल के तेल की फिश देखते याद आना चाहिए आपको गोवा, और सरसों के तेल में पकी फिश देखते आपको याद आना चाहिए जम्मू कश्मीर। ये कुछ स्पेशल फूड है। और छोले भटूरे, ये राजमा चावल वगैरह पंजाब के हैं, ढोकला वगैरह गुजरात के हैं। चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। ये बड़े तिकोनी आकार के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करती है, जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। कैसे टेंट का, तिकोनी आकार के टेंट का। कौन से लोग करते हैं, चांगपा। क्योंकि अब यहाँ पर पूछा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी तो पूछ सकते हैं नेक्स्ट पेपर में कि कौन से लोग हैं, कौन से आदिवासी लोग हैं जो बड़े आकार के तिकोनी टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं, उन्हें ठंड से बचाते हैं। तो इनका नाम पूछ सकते हैं, तो चांगपा याद रख लेना। इन टेंटों का डिजाइन है, देखो इन टेंटों का जो डिजाइन है वो 1000 वर्ष से भी पुराना है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में राज्यों की संख्या है, तो 28 राज्य है। ओके, 28 राज्य है, और 8 क्या है हमारे, यूटी है। ये सब भी करा चुकी मैं, या राज्य बता चुकी हूँ आपको, कई बार आपको मैप बनवा कर लर्न भी करा चुकी हूँ मैं पिछले वीडियो में। नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्य समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर पड़ते हैं। देखो ये भी मैं बता दिया है, तो आज मैं नहीं समझती कि आज फिर मैं मैप बनाऊं। काफी टाइम में मैप बना चुकी हूँ और बता चुकी हूँ आपको दोनों राज्य, बंगाली खाड़ी के तट पर कौन से राज्य पड़ते हैं और अरब सागर के तट पर कौन से राज्य पड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इन सब चीज की पूरे मैप की एक स्पेशल वीडियो बनाऊं और वहां पर कवर करूंगी कौन कौन से क्वेश्चन मैप से बन सकते हैं, तो आप वो भी बता देना मुझे, मैं वो भी कर लूंगी। ओके, एक पूरे मैप की वीडियो बनाकर जो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैप से उन सबको वहां पर डिस्कस कर लेंगे। पूरा मैप आपको अच्छी तरह तैयार करा दूंगी, डायरेक्शन वगैरह सब कुछ। तो आप कमेंट कर बता दीजिए। एक बच्चा भी बोलेगा बेटा, हमारे लिए एक बच्चा भी इम्पोर्टेंट है। ओके, ऐसा नहीं कि एक बच्चा बोलेगा तो उसके कहे से कुछ भी नहीं होगा, सब होगा भाई, कहना पड़ेगा। तो 3 राज्यों को चुनिए जो समुद्र तट पर बंगाल की खाड़ी से लगे हुए हैं। तो ऐसे कौन कौन से स्टेट है हमारे, तो चलिए देखते हैं। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, देखो 3 स्टेट ही आ गए आपके बंगाली खाड़ी से लगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? चेराव तो आपको बिल्कुल रट गया होगा, मिजोरम का लोक नृत्य है। अगर आप पूरी क्लास देख रहे हैं ना एनवायरमेंट में से 30 आउट ऑफ 30 नंबर आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडे रेगिस्तान के नाम से, ठंडा रेगिस्तान हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, ठंडा रेगिस्तान मतलब लेह और लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या है? एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में क्या होता है आपका पर्यावरण तो शामिल होगा ही, प्लस एसएसटी आपकी सामाजिक विज्ञान शामिल होगा, प्लस आपकी साइंस शामिल होगा, तीनों शामिल होंगे तो कैसी प्रवृत्ति बन जाएगी? एकीकृत प्रवृत्ति बन जाएगी। तीनों सब्जेक्ट को जोड़कर पढ़ाया जाता है एक साथ ही। नीचे दिए कथनों में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिश है? कौन कौन सी इसकी सिफारिश है हमें ये देखनी है, तो चलिए देखते हैं। सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं होना देखो कोई नहीं, सीमाएं नहीं होनी चाहिए, कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, बल्कि हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे को। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। किताबी शिक्षा से प्रस्थान, ये भी सही है, क्योंकि किताबी शिक्षा से थोड़ा अलग होकर बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस देने की कोशिश करनी चाहिए। स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, ये भी करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी आपके करेक्ट हो जाएंगे। बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना, पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, बच्चों को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना, बच्चे के ज्ञान को एक निश्चित निकाय की प्राप्तिकर्ता के रूप में देखना, एक निश्चित निकाय की प्राप्तिकर्ता के रूप में देखना। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 18 ऑप्शन देखते हैं। तो आपका जो निश्चित निकाय वाला है तो ये नहीं होगा, और आपका ए, बी और सी तीनों हो जाएंगे, ए, बी और सी। तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह बाल केंद्रित है, बिल्कुल सही है, बाल केंद्रित है, किताबी नहीं है, पर शिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल है, पुनर्प्राप्ति प्रथाओं पर केंद्रित, ये नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। बच्चों के लिए रचनात्मकता और पहल करने के लिए, बच्चों द्वारा रटकर सीखने के लिए, अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को सीखने के एकमात्र संसाधन के रूप में देखो, एकमात्र, रटकर सीखना, सब नेगेटिव वर्ड है आपके। ओके, अब वर्णन करना इस टाइप के, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान करता है? तो इस सबसे ज्यादा सुविधा कौन देगा आपका? कहानियां और व्याख्यान यानी आख्यान देंगे। ओके, कहानियों के हम आख्यान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है? तो कौन सा है? फैमिली एंड फ्रेंड्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, अवर नेचर। तो कौन सा होगा आपका? ये होगा आपका परिवार और दोस्त, फैमिली और फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए करेक्ट होगा, जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए भी करेक्ट होगा, करके सीखने के लिए, याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए। देखो याद रखने को तो हमें मतलब रटने वगैरह पर तो हमें दूरी होना चाहिए इस चीज़ से। तो ए, बी और सी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि गतिविधियां आयोजित की जाती है। गतिविधियां केवल गतिविधियां आयोजित करके नहीं दी जा सकती, गतिविधियों के बाद चर्चा भी आयोजित की जाती है। शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां आयोजित की जा सकती है, ये भी करेक्ट है। बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, इससे बच्चे मोटिवेट होंगे। तो बी, सी और डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकती है यदि बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाए। देखो वर्कशीट थोड़ा नेगेटिव हो जाता है आपका। क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन किया जाता है, आमंत्रित व्याख्यानों के बाद सामूहिक कार्य का आयोजन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र भ्रमण। क्षेत्र भ्रमण को हमें हमेशा इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि इससे रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा निम्न में से कौन ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकता है? देखो अगर पूछते कि मुख्य संसाधन कौन सा है तो हम देते हैं आपको समुदाय के सदस्य, पर पूछा कि पाठ्य पुस्तक के अलावा कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये समाचार पत्र भी हो सकता है, सर्वेक्षण भी हो सकता है, ट्विटर नहीं होगा बच्चों के लिए, और समुदाय के सदस्य तो होंगे ही। तो ए, बी, डी, ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है। समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, बिल्कुल सही बात है। सर्वेक्षण के माध्यम से भी सिखा सकते हैं। क्षेत्र भ्रमण तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके माध्यम से भी सिखा सकते हैं। नारे द्वारा, देखो नारे द्वारा नहीं सिखाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी आपके करेक्ट हो जाएंगे, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्य को बढ़ावा दिया जाता है, सबसे उपयुक्त कारण है। समूह कार्य को हम क्यों बढ़ावा देते हैं, तो इसका सबसे उपयुक्त कारण कौन सा होगा ये देखना है। वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क सुधार सकते हैं, बच्चों के बीच सहयोग की भावना को बढ़ाते हैं, और वे ईवीएस सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है। देखो एकमात्र वाले ऑप्शन को तो आपको हमेशा ही छोड़कर चलना है, ऑप्शन नंबर। बाकी ये 3 ऑप्शन आपके सही होंगे। ओके, तो ए, बी और सी आपका सही हो जाए तो कौन से ऑप्शन में होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। देखो ए, बी एंड सी, नेक्स्ट में ए, बी एंड डी कर लो, और तीसरे में कर लो आप बी, सी, इसमें भी डी कर लो, ए, सी और डी कर लो इसमें भी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। ओके, थोड़ा सा टाइपिंग में छूट गया होगा मेरे से, काफ़ी सारा टाइप करती हूँ तो मैं कुछ रह जाता है, कई बार फिंगर्स दुखने लगती है काफ़ी ज़्यादा। आकलन में स्वयं आकलन है। स्वयं आकलन क्या है, देखो स्वयं आकलन जो होता है वो होता है सीखने के रूप में आकलन, स्वयं आकलन। और जो सीखने के लिए आकलन होता है वो होता है जो टीचर है ना चैप्टर पढ़ाते टाइम बीच बीच में बच्चे से जो क्वेश्चन करता रहता है ना, वो होता है सीखने के लिए आकलन। असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने का आकलन होता है जो एक बार मतलब पूरा, जैसे अर्धवार्षिक परीक्षाएं और वार्षिक परीक्षाएं होती है, पढ़ाने के बाद में जो बच्चे का आकलन किया जाता है वो होता है सीखने का आकलन। तो सीखने के रूप में आकलन है स्वयं आकलन। इसमें है ना विद्यार्थी अपने आप ही मतलब जैसे आंख बंद कर रिवाइज कर लेगा, कॉपी सामने रखेगा, कॉपी उल्टे रख के रिवाइज कर लेगा, फिर अपने बहन भाइयों को या फिर अपने दोस्त को कहेगा कि मैंने याद कर लिया, तू सुन ले भाई मेरा। तो ये सब है ना सीखने के रूप में आकलन होते हैं, स्वयं आकलन के अंतर्गत आते हैं चीजें। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है शिक्षण अधिगम की रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतने। अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, पीडीएफ का लिंक डलवा दूंगी। ओके, पीडीएफ भी आपको फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, तो थैंक्स स्टूडेंट, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, और ऐसे ही क्लासेज लेते रहिएगा और आपका एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई होगा।